गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। बड़े लेखकों की लिखी कहानियों पर फिल्में बनते तो आपने देखा हो, लेकिन किसी कवि की कविता पर एक पूरी फिल्म बन जाए ऐसा कम ही होता है। ऐसे ही एक कवि थे गोपाल सिंह नेपाली। नौ रस के कवि थे, आम जनता से जुड़ी हुए जनमानस के कवि थे हमारे नेपाली जी। जब वो मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा के टेस्ट में गए तो उन्हें वह प्रश्न पत्र का उत्तर देने में अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने 2-4-10 कविताएं लिख दी। राष्ट्रीय भावना उनमें प्रबल थी, जिसके कारण उस समय के जो शिक्षक थे, जो अंग्रेजों के समर्थक थे, वे उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकी। तो ऐसी स्थिति में नेपाली में एक राष्ट्रीय भावना भी बचपन से थी। इसका एक कारण है कि वे एक सैनिक के पुत्र थे। नमस्कार। कविताएं अगर इनका जीवन था तो हिंदी सिनेमा जगत इनका घर। गोपाल सिंह नेपाली एक ऐसे कवि जो कविताओं के आगे की भी सोच रखते थे। मेरे पीछे जो गांव आप देख रहे हैं, यह है बिहार का बेतिया गांव। सन 1911 में गोपाल सिंह नेपाली का जन्म इसी गांव में हुआ था। वो इसी गांव में जन्मे और बड़े हुए। बचपन से ही उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था और जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका ये प्रेम बढ़ने लगा और ये लगाव उनकी कविताओं में भी झलकता था। नेपाली जी के पिताजी यहाँ बेतिया राज में कर्मचारी थे और उन्हीं के द्वारा यह बेतिया राज का मंदिर है। इस मंदिर के वो जो अभी विवाह भवन है, उसके उत्तर और पूर्व वाले भाग में कमरे में नेपाली जी का पूरा परिवार रहा करता था। संयोग से यही नेपाली जी का वो जन्म कक्ष कहिए या जन्मभूमि कहिए। बेतिया तो जन्मस्थली है ही, लेकिन इसी कमरे में जो अभी हम लोगों के बाएं तरफ है, इस तालाब के पूरब तरफ में, वहीं नेपाली जी का जन्म हुआ। 7-8 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। और आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि जिनकी कविताओं पे आज लोग शोध कर रहे हैं, हजारों व्यक्तियों ने शोध किया और एमए के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं, नेपाली जी ने मैट्रिक भी पास नहीं की थी। और यह बहुत कम लोगों को पता है। 12 वर्ष की अवस्था में उनकी कविताएं बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपनी शुरू हो गई थी और 14-15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने हस्तलिखित अखबार भी निकालना शुरू कर दिया था। जब वो मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा के टेस्ट में गए तो उन्हें वह प्रश्न पत्र का उत्तर देने में अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने 2-4-10 कविताएं लिख दी और मास्टर ने पीटा, क्लास से बाहर कर दिया। तो फिर उन्होंने बड़ी चैलेंजिंग मास्टर को कहा कि मुझे आपके इस स्कूली ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ने कौन सी यूनिवर्सिटी देखी, सूरदास ने किस यूनिवर्सिटी को देखा, मुझे किसी महाविद्यालय या विद्यालय की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मुड़कर उन्होंने अध्ययन तो किया, लेकिन स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं पाई। तो मैं ये कहूँगी कि उन्हें यह विरासत में नहीं मिली, यह उनकी आत्मा का संस्कार था, यह प्रकृति चाहती थी। नेपाली जी कहीं कोई साहित्य के अध्ययन करे के जरूरत उनका महसूस कबो ना भइल। जीवन के अध्ययन कैले, जीवन के जो दंश मिलल, उनका सामाजिक दंश जो मिलल, ओकरा के उ हथियार बनौले अपन कविता के क्षेत्र में आकर के। अध्ययन नेपाली का ज़्यादा नहीं था, वे मैट्रिक तक पहुँचे, लेकिन राष्ट्रीय भावना उनमें प्रबल थी, जिसके कारण उस समय के जो शिक्षक थे, जो अंग्रेज़ों के समर्थक थे, वे उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकी। तो ऐसी स्थिति में नेपाली में एक राष्ट्रीय भावना भी बचपन से थी। इसका एक कारण है कि वे एक सैनिक के पुत्र थे और देहरादून में जब सैनिक छावनी में रहते थे
तो वहाँ राष्ट्रीय भावना तो ज़रूर चलती थी, भीतर भीतर बंदूक की गोलियाँ चलती थीं, उसकी आवाज़ उनको सुनाई पड़ती थी। दूसरी तरफ प्रकृति के प्रांगण में जब वे रहते थे तो प्रकृति से उनका लगाव था, और इसी वजह से प्रारंभिक उनकी कविताएं भी बड़ी अच्छी हैं। देहरादून के मधुर बेर मिलते हैं वहाँ ढेर के ढेर, लाने में पड़ता बड़ा फेर, लो मैं बिखेर दूँ कई सिर, या लघु सरिता का बहता जल कितना निर्मल कितना शीतल, यह प्रकृति का साहचर्य उनको मिला। मुझे याद है कि अक्सर जब वो कविताएं लिखते थे तो सबसे पहले परिवार वालों को सुनाते थे, और घर में जैसे ही कोई नई कविता होती थी तो वो सबको बुलाते थे और सबको एकत्रित करके वो कविताएं सुनाते थे, और बहुत खुश हो जाते थे जब घर वाले उनकी तारीफ़ करते थे। बच्चों को कहीं से आके गोद में उठा लेना, तरह तरह के बच्चों के लिए गिफ्ट लाना, बिस्किट लाना, और इतने जुड़े हुए थे हम लोगों से कि जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। गोपाल सिंह जी के पूर्वजों का कहीं कोई संबंध नेपाल से जरूर था, लेकिन उनका कोई सीधा संपर्क नहीं था। उनके नाम के साथ नेपाली शब्द का लगना भी अपने आप में एक कहानी है, या यूं कहिए कि यहीं से शुरू हुई उनकी साहित्यिक यात्रा। और उस समय इनकी उम्र थी यही कोई 13-14 वर्ष। निराला जी को जब पहली बार नेपाली जी को सुनने का मौका मिला बनारस के काशी नागरी प्रचारणी सभा में, तो एक 12-14 वर्ष का युवक और मजे हुए निराला जी, उन्होंने जब नेपाली जी को देखा तो उन्हें लगा कि यह पहाड़ी सा दिखने वाला लड़का क्या काव्य पाठ करेगा। लेकिन उस मंच पर जब उन्होंने अपनी हरी घास कविता पढ़ी तो जनता की ओर से, दर्शकों की ओर से लगातार इनके नाम की गूंज होती रही, और उस समय दो व्यक्ति ने अपने ढंग से नेपाली को गले लगाया। एक तो प्रेमचंद जी, उन्होंने कहा कि बरखुरदार क्या कविताई माँ के पेट से सीख के निकले हो, और निराला जी संचालन कर रहे थे। मन के अविश्वसनीय कोने को दूर फेंकते हुए वो कूद के उठ खड़े और उन्होंने कहा, अरे नेपाली तुमने तो कमाल कर दिया। और वहीं से वो सुधा के संपादन में गोपाल बहादुर सिंह को ले जाते हैं और वो उन्हें नेपाली ही संबोधन करते थे। जब नेपाली उठ जाते थे गाने के लिए, कविता सुनाने के लिए, तब श्रोता समुदाय शांत हो जाता था, और नेपाली के बाद कोई भी कवि मंच पर टिक नहीं पाता था, क्योंकि नेपाली में जो आकर्षण था, जो उनका स्वर था, जिस तरह से वे अपनी कविता को प्रस्तुत करते थे, दूसरे वैसा नहीं कर पाते थे। इसलिए दूसरे आते भी थे तो खाना पूरी करने के लिए आते थे, नेपाली के समान नहीं आते थे। एक और कविता उस समय उन्होंने सुनाई थी, भिखारियों से क्या मांगे धरती से मांग गगन से मांग। यह उन्होंने भूदान यज्ञ के विरोध में, विनोबा भावे के विरोध में ऐसा विचार प्रकट किया था कि यह भीख मांगने से तो काम नहीं चले, राष्ट्र का सुधार नहीं होगा, इसलिए तुम भीख मत मांगो, मांगना है तो धरती से मांग गगन से मांग। तो यह भी उन्होंने सुनाया था। और एक कविता उन्होंने वह भी सुनाई थी, मौसम है रंगीन गुलाबी हरी चुनरिया रंग दे रे। कुछ इस तरह के गीत बड़े सुंदर गीत हैं, यहाँ भी बहुत लोग गाते हैं, अच्छा लगता है उन लोगों को। तो उस समय मैंने इन सब गीतों को सुना था। नेपाली जब खड़े हो जाते थे तो लोग कहते थे और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए, और कम से कम 5-6 कविताएं और लंबी कविताएं वे सुनाते भी थे। गंगा की धार जवानी मत रोक डगर अज्ञानी, गंगा की धार जवानी मत रोक डगर अज्ञानी, आकाश झुका लेकिन न रुका गंगा का बहता पानी। गंगा की धार जवानी मत रोक डगर अज्ञानी, आकाश झुका लेकिन न रुका गंगा का बहता पानी। यह जग दीवानों का है, मौसम मस्तानों का है, फागुन जवान सावन जवान संसार जवानों का है। यौवन का नाम रवानी, मौजों में शाम सुहानी, आकाश झुका लेकिन न रुका गंगा का बहता पानी। तट पर बजवा शहनाई, यौवन गंगा लहराई, कुछ रंग उड़ा कुछ नशा चढ़ा, हर लहर यहाँ दीवानी, चल पड़ी नई राजधानी, आकाश झुका लेकिन न रुका गंगा का बहता पानी।
गोपाल सिंह नेपाली छायावाद समय के बाद के यानी नियो रोमांटिसिज्म के कवि थे। छायावाद यानी वो समय जब कविताएं वैराग्य, विद्रोह और प्रेम से भरी होती थी। इस दृष्टि से उन्हें उस समय का कंटेम्प्रेरी कवि भी कहा जा सकता है। नौ रस के कवि थे, आम जनता से जुड़ी हुए जनमानस के कवि थे हमारे नेपाली जी। भक्त कवि इसलिए कहते हैं कि जे दर्शन रो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रही, बाद में वो फिल्म में भी वो गीत आया था, नेपाली जी की ही गीत है, जो उस समय जन जन का कंठहार रहा करता था। उस समय के लोग क्या हैं, अभी भी भक्त लोग मंच से बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, वो दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखिया प्यासी रे, अपने आप में यह सिद्ध करता है कि नेपाली जी एक साधक कवि भी थे, साहित्यिक कवि तो थे ही, श्रृंगार रस के भी कवि थे और भक्त कवि भी थे। एक फिल्म आई थी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, बड़ी चर्चित फिल्म स्लम डॉग, गुलजार साहब के गीत थे। उसमें एक सीन आया था वो प्रश्नोत्तर का, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रही, किसकी पंक्ति है? अनिल कपूर साहब को जवाब मिलता है कि यह सूरदास की पंक्ति है और बच्चा करोड़ों जीतता है। यह एक टर्निंग पॉइंट था उस फिल्म का। मुझे आश्चर्य लगता है कि आदरणीय शर्मिला टैगोर जी फिल्म मोशन के अध्यक्ष थीं और उन्होंने इसे कैसे पास किया। 57 में एक बहुत चर्चित फिल्म हुई थी नरसिंह भगत, जिसके सारे भजन सुपर डुपर हिट हुए थे। नेपाली जी ने ये भजन उसमें लिखा था, आदरणीय मन्ना डे साहब और सुमन कल्याण जी ने इस गीत को गाया था। यह गीत आज भी बहुत चर्चित है और 1962 आते आते शर्मिला टैगोर जी सुपर हिट हीरोइन हो गई थी और उसके बावजूद उन्होंने बिना देखे डैनी बॉयल के इस गीत को पास किया, जबकि ब्रज भाषा में लिखने का इतिहास मिलता है सूरदास जी का। सूरदास जी अंधे थे क्या थे ये तो अलग की बात है, लेकिन सूरदास जी के सारे गीत ब्रज में हैं। इसी पैटर्न को उन्होंने लिखा है, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखा चाहती कमल नयन को निष्दिन रहत उदासी। ये सूरदास का पैटर्न है। और दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी रे, मन मंदिर की ज्योत जला दे घट घट वासी रे। ये नेपाली लिखते हैं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनों को कैसे समझाऊं, आँख मिचौली छोड़ो अब तो मन के वासी रे। ये नरसिंह भगत के लिए नेपाली जी लिखते हैं। तो हम लोगों को दुख लगता है कि इतनी जल्दी कोई किसी के अवदान को कैसे भूल सकता है, या बिना जाने बिना समझे आप किसी के नाम को बदल देते हैं। यह दुखद है। यह हमारे इतिहास पे एक दाग, एक धब्बा लगने वाली बात है। हर कवि की अपनी एक शैली होती है जो उसकी पहचान बन जाती है, लेकिन गोपाल सिंह नेपाली तो खुद ही एक शैली थे। तभी तो वे कहते थे कि मैं हूं अपना आप नमूना, मेरा अपना ढंग है। और वो ढंग कुछ ऐसा निराला था कि वो बाहर वालों के लिए भी उतने ही संवेदनशील थे और परिवार वालों के लिए भी उतने ही संवेदनशील थे। और अपने प्यार को वो इस तरह से उड़ेलना और बिखेरना जानते थे कि परिवार में कौन विशिष्ट है और किसको वो ज़रा सा भी माइनस कर रहे हैं, इसका एहसास किसी को नहीं होता था। वह चाहे पत्नी के परिवार के लोग हों, चाहे उनके अपने भाई बहन भतीजे माँ बाप हों या मित्रगण हो, वो जहाँ रहते थे सबके बीच मस्त और बहुत सेंटिमेंटल, एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे कवि, एक अच्छे देश प्रेमी। यहीं हिंदुस्तान प्रेस है हमारे इस किताब की दुकान के जस्ट सामने। तो हिंदुस्तान प्रेस में गोपाल सिंह नेपाली जी एडिटर हुआ करते थे। उस समय राज प्रेस था, वो स्टेट का प्रेस था। फिर वहाँ भी कुछ पॉलिटिकल कारणों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो स्वाभिमानी तो वो थे इतने कि कहीं भी थोड़ा सा भी डॉट अगर देखा तो बस वहाँ से मुख कर गए। यहाँ के जो कवि लोग थे वो सारे हमारे दुकान पर शाम को तो मैंने डेली मजमा लगना है। तो हम लोगों का तो पूरी पारिवारिक रिश्ता है। उतना साधारण आदमी जीवन में माने हमारे परिवार ने नहीं देखा।
गोपाल सिंह नेपाली अपने जज्बातों से अपनी कविताओं में नया रंग भरने की काबिलियत रखते थे। इसी काबिलियत को उभारने की ललक उन्हें हिंदी सिनेमा जगत की ओर खींच लाई। बेतिया अपने ज़माने का बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था और वहाँ की रानी महारानी जानकी कुंवर मेरी दादी की सहेली हुआ करती थी। जब अंग्रेज़ों ने उन पर ज़्यादा दबाव बनाना शुरू किया तो फौजी हस्बैंड को लेकर उनके हेल्प करने के लिए उन्होंने मेरी दादी जी को बुलाया और आज भी नेपाली रानी महल बेतिया में है। वहाँ से कबीर दास की जयंती पर उन्हें बुलावा आया मुंबई से और वहाँ फिल्मिस्तान वालों ने इनकी कविताएं सुनी और कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर 2500 रुपये महीने पर उन्हें अनुबंधित कर लिया गया 2 वर्ष के लिए। वह मुंबई रह गए। हम लोग पूरे परिवार मुंबई शिफ्ट हो गए। आज भी मलाड में हम लोगों का अपना निवास है। उसके बाद उनकी एक कविता थी, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो। यह बड़ी प्यारी कविता है और बिहार, तमिलनाडु, यूपी की 6ठी कक्षा में पढ़ाई जाती है। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दास्ता पुकार से गुहार से, तुम सामना करो समर्थ सामना करो। अंग्रेज़ों को वो ऐसे शब्द साहित्य से ललकारते थे। जब नसीम बानो जी ने इस कविता को सुना, शायरा बानो जी की माँ ने, तो उन्होंने कहा कि नेपाली जी आप ज़रा मेरे पास आके बैठें। मैं ये समझती थी कि उर्दू भाषा ही दुनिया की सबसे मीठी ज़ुबान है, लेकिन आपकी हिंदी को सुन के लगता है कि अगर हिंदी की कविताएं फिल्मों में नहीं आई तो फिल्म जगत अधूरा हो जाएगा। उसके पहले ढेर सारे कवि लौट के आ गए थे। यह कविता मीना कुमारी पर फिल्माई गई। यह मीना कुमारी की पहली फिल्म थी, तुम कल्पना करो नवीन। उसके बाद तो उन्होंने लगभग 450 गीत लिखे 50-55 फिल्मों में। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल था गया करार। ये गीत किसने नहीं सुना होगा। आज भी कहीं ये गीत बजे तो लोग उसकी धुन पर डोलने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन शायद कुछ ही लोग जानते हैं कि ये अमर गीत गोपाल सिंह नेपाली की कलम की देन है। जब नेपाली जी का पदार्पण फिल्मों में हुआ तो वहाँ उर्दू का बोलबाला था, गज़लें ज़्यादा चलती थी और जो भी गीत सुपर हिट हुआ करते थे वह उसमें उर्दू की बातें आती थी। नेपाली जी गए और इन्हें दबाव दिया गया कि आप उर्दू में लिखें। और ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाली जी फ्लुएंटली उर्दू बोलते थे और लिखते थे। उस समय के सारे लोग, ये प्रेमचंद जी का सानिध्य था या हमारे परिवार में उर्दू बोली लिखी जाती थी। मैं भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ, बोलती हूँ। लेकिन नेपाली जी ने कहा कि मैं तो साहित्य का व्यक्ति हूँ, अगर हिंदी की अवहेलना हम लोगों ने की तो हिंदी को संभालेगा कौन। यह तो भारत का गौरव है, यह हिंदुस्तान है। और बड़ी प्यारी एक पंक्ति आ रही है कि जापान देश जापानी का ईरान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। तो उनको अपने हिंदुस्तान, अपने हिंदी पर बड़ा गर्व था। उन्होंने कहा मैं हिंदी में लिखूंगा भी और हिंदी में गीत सुपर डुपर हिट भी होंगे। और एक फिल्म आई थी नागन, उस नागन में 22 गाने इन्होंने लिखे थे। ऐ नाग कहीं जा बसियो रे मेरे पिया को न डसियो रे। यह गाने आज भी अर्थी जाती है तो बिहार के सुदूर प्रदेशों में यह गीत बजाया जाता है। और मंडोले मेरा तंडोले मेरे मन का गया करार, इस गीत पर फिल्म जगत के दिग्गज शायर ने कहा कि नागन पर गाना लिखना है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उर्दूदा हूँ, आप ज़रा नेपाली जी से लिखवा लें। उन्होंने यह व्यंग किया था। तो नेपाली ने सलाई का डब्बा निकाला और उसे ऐसे ठोकते हुए उन्होंने कहा कि कितनी देर में मैं गीत दे दूं। 6 से 7 मिनट का यह गीत है, मंडोले मेरा तंडोले मेरे मन का गया करार। ये गीत उन्होंने लिखा। भक्ति की बात करें, आशा जी ने, लता जी ने ढेर सारे गीत गाए। आरती करो हरिहर की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। शिव पार्वती पर एक फिल्म आई थी, निरूपा राय जी उसकी हीरोइन थी। कहते हैं कि साहित्य जगत में शब्दों का जो आकलन और संकलन और जो पिरोना कहते हैं वो नेपाली जी करते थे कि वाराणसी के विश्वनाथ पर ऐसी कोई कविता किसी ने नहीं लिखी होगी। उन्होंने पार्वती से गवाया कि कंकड़ कंकड़ से मैं पूछूं शंकर मेरे कहाँ हैं,
और यह कण कण में शंकर, यह सोच नेपाली जी की दी हुई है फिल्मों में। 1944 गोपाल सिंह नेपाली एक गीतकार की हैसियत से मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आए और 1945 में ही मजदूर फिल्म के लिए उन्हें श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी मिला। और उसके बाद उनकी 2 कविताएं दिल्ली चलो और समाधि पर पूरी फिल्में बनी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। मैं उन्हें अलक्षित राष्ट्र कवि मानता हूँ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हुए, दिनकर को भी लोग राष्ट्र कवि कहते हैं, लेकिन नेपाली सही अर्थ में राष्ट्र कवि हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं और उनका कर्तव्य दोनों राष्ट्रीयता से बहुत मिला जुला है, घनिष्ठ है। इसलिए राष्ट्रीयता उनकी प्रबल है, और वह प्रबल राष्ट्रीयता केवल लेखन में नहीं, उनके कर्तव्य में भी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर मेरे हाथ में कलम नहीं होती तो बंदूक अवश्य होती। तो या तो वे बंदूक के पुजारी थे, नहीं तो कलम के संयोग से उनके हाथ में कलम मिल गई और कलम से ही वे राष्ट्र की सेवा करने लगे। वैसी स्थिति में नेपाली में यह राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल है कि कभी कभी वे सीमा लांघ जाते हैं और वहाँ तक कह देते हैं, जैसे चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कहा, इन चीनी लुटेरों को हिमालय से निकालो। तो निकालो ही नहीं, वे स्वयं निकल पड़े थे, जिनको वे कहते थे कि 1 मैन आर्मी। अकेले वे सैनिक थे जो चीनियों से लड़ने के लिए गए, और चीनियों से लड़ने में उन्होंने जो कुछ कहा वह चीनी रेडियो स्टेशन से अनाउंस होता था, और नेपाली को वे लोग गालियाँ देते थे। चाइना के वार के समय जो उन्होंने लिखा था नेपाली डे में, वो 4 लाइन हमको भूलता नहीं है, और सब तो बहुत कविताएं हैं। उसको मैंने कॉलेज में भी पढ़ा। लोग बहुत मनोबल टूट गया था नेहरू जी का चाइना के विश्वासघात से। उस समय ने उन्होंने लिखा कि दौड़ चलो वीरों अब भारत की लाज रखो, दौड़ चलो वीरों अब भारत की लाज रखो, खून सनी धरती के मस्तक पर ताज रखो, और मिटा दुश्मन की टोली पर टोली दो, पानी भी मांगे तो तुम उसको गोली दो। शंकर की पूरी चीन ने सेना को उतारा, शंकर की पूरी चीन ने सेना को उतारा, हो जाए पराधीन नहीं गंग की धारा, गंगा के किनारों को शिवालय ने पुकारा, 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा, अंबर के तले चीन की दीवार हिमालय। गोपाल सिंह नेपाली की कविताओं में जो जज्बात उमड़ते हैं वे आज भी हमारे दिलों को छू जाते हैं। वे हम सब के गंगा गौरव रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।